नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। कल 19 फरवरी है। रामलीला मैदान सज गया है। भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोगों को बुलाया जा रहा है। बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली के अंदर आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी एक महिला मुख्यमंत्री देने जा रही है। वो नाम कौन होगा? सबको चौंकाने वाला होगा। चर्चा यहां तक है कि रेखा गुप्ता पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। हालांकि और बहुत से भी नाम है, लेकिन इस विषय पर हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान, जो दिल्ली के राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं, भारतीय राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कौट्टेचिल जी। आ रहे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन है। बस आपने एक नाम तो बता दिया, वो नाम तो पक्का लग रहा है, लेकिन इसका स्ट्रैटेजी क्या है ये हमें समझना चाहिए। आप समझिए कि दिल्ली में जो महिलाओं का जो वोटिंग हुआ था इस बार, वो बहुत क्रूशियल था। वो महाराष्ट्र में हमने देखा था, लेकिन दिल्ली में महिलाएं कम है। अगर आप टोटल वोटर परसेंटेज देखें, दिल्ली में, दिल्ली के इलेक्टोरल रोल्स में 11 लाख महिलाएं कम है पुरुषों से। आप सोचिए, 50-50 होता है, कहीं कहीं 50-49 होता है, लेकिन दिल्ली में 11% फर्क है दोनों में। तो इसलिए हो रहा है कि जो माइग्रेंट लेबर आते हैं यूपी बिहार से, वो अपने फैमिली को साथ में नहीं लाते हैं। वो आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली में आने के बाद अगर उनको फ्री में, मुफ्त में करंट मिलना है, पानी मिलना है, या जो भी फ्री में मिलना है, तो उनको यहाँ वोटर बनना पड़ता है। तो यहाँ के वोटर बन जाते हैं वो। इसलिए हमने देखा कि महिलाएं का वोट ये बार भी कम था, लेकिन महिलाओं ने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम वोट करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे, और बीजेपी जीत गए। बीजेपी ऐसे थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए थे जहां उनको लगा कि जो बिल्कुल सोसाइटी के बिल्कुल बॉटम पोर्शन है, वहां के लोग ज्यादा थे, वहां उनके जो फ्रीबीज का थी वो इफेक्ट काम नहीं किया। लेकिन हमने देखा कि महिलाओं के जैसे मध्य प्रदेश में किया था, उसके बाद महाराष्ट्र में किया था, अभी हम दिल्ली में देखे थे महिलाओं के लिए जो फ्री दे रहे हैं, 2,200 रुपए, 2,300 रुपए का सुप्रीम कोर्ट बोल रही है वो भी ठीक नहीं है, फिर भी वो देना चाहते हैं, वो पैसा दे रहे हैं और वो काम किया इलेक्शन में। फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि तो फिर तो कांग्रेस ने इससे ज्यादा वादा किया था, 3,000, पता नहीं 3,200 यूपी में वादा किया था जो 2024 के इलेक्शन में, और दिल्ली में तो उन्होंने 2,800 की बात कर रहे थे। फिर वोट क्यों नहीं गिरा उनके? तो ये बात हम देखते आ रहे हैं बिलाल जी। हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान इलेक्शन, इसमें ये तीन राज्य में बिल्कुल हम देखें कि इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को कोई चांस था 50-50, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उन्होंने छोड़ दिया था, फिर भी वो जीत गए। इसलिए कि महिलाओं के जो वोटिंग पैटर्न है उसको आप एनालाइज कीजिए। ज्यादातर महिलाएं मोदी जी को वोट कर रहे हैं। मैं बीजेपी जी। नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी को वोट कर रहे हैं। क्यों? जी। हमने तीन चार चीज भूल रहे हैं हम इस बात पे। एक तो मुफ्त में रेशन मिल रही है, ये 2,000 रुपये देने का फर्क नहीं है। अगर अगर हम पहले बार देख रहे हैं कि हमने इकोनॉमिक सर्विस में देखा था कि फैमिली का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, अगर हम उनको चावल देंगे तो काम नहीं करेंगे ये लोग। ये जो हमने एक 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी हमने सुना था इस बात पे, एक जज ने कहा था कि लोग ही नहीं आ रहे काम करने के लिए खेत में। उन्होंने खुद अपना पर्सनल एग्जाम्पल दिया था, उनके फैमिली एग्रीकल्चर में है। यही बात है, जी। क्योंकि आपके पास जब अ, आपने जब टॉयलेट बनाया था, लोग हंसे थे मोदी जी पे। आपने जब महिलाओं के ऊपर स्कीम शुरू किया तो आपने हंसे थे उनके ऊपर। फिर ऐसे बहुत सारी चीज मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है। हर इलेक्शन में महिलाओं को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम वो सोचते हैं कि पुराना सिस्टम है कि पतिदेव ने कहा जाओ वोट करो इनको, तो वो जाके वोट करते हैं। नहीं, बदल गए महिलाओं, उनकी सोच बदल गई है, और वो वोट कर रहे हैं मोदी जी के जो स्कीम्स है उनके लिए वोट कर रहे हैं, और ये हम देखते आ रहे हैं। तो शायद बीजेपी को लग रहा है कि देखिए, अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और हरियाणा और इवन महाराष्ट्र में एक महिला मुख्यमंत्री को हमने नहीं लेके आए। हम तो 33% रिजर्वेशन की, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करते हैं। बिल भी बन गया, उसका एक्ट भी बना दिया, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन पहले बार एक महिला मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो महिला मुख्यमंत्री बन जाती है तो बीजेपी फिर बोलेगी देखिए हमने महिलाओं को प्राथमिकता दिया है, महिलाओं को इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए हमने महिला मुख्यमंत्री को लेके आए।
ये मुझे लग रहा है बीजेपी का स्ट्रैटेजी। हम्म। लेकिन आपने देखा होगा सुरेश जी कि दिल्ली के अंदर हमने सुषमा स्वराज को भी बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में देखा। शीला दीक्षित तो पूरा 15 साल रही। पूरे अगर आप देश की बात करें तो ऐसे बहुत कम उदाहरण हमारे पास महिला के रूप में राष्ट्रपति तो मौजूद है द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब महिला कहीं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनाई जाती है। दिल्ली तो एक उसमें तो अपवाद है। अगर आपको कोई ऐसा उदाहरण याद आता हो तो आप ये जो हम याद दिला सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कभी किसी बड़े राज्यों में महिला मुख्यमंत्री बनाई गई हो। तो ये जो महिलाओं पर जो दांव खेलने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लॉन्ग टर्म स्टेब्लिश कर सकता है? हो सकता है, नाम कोई भी हो सकता है वो। अगर बीजेपी की तरफ से महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुझे सिर्फ आनंदीबेन पटेल का नाम याद आता है। और लेकिन उन्होंने भी ज्यादा दिन टिके नहीं गुजरात में, उनको फिर गवर्नर बना के यूपी भेज दिया गया। लेकिन अगर महिला मुख्यमंत्रियों की बात करें आप, तो मुझे जयललिता की याद आती है। बहुत पावरफुल थी। एक रीजनल पार्टी के चीफ बन के आई। एमजी रामचंद्रन के बाद वो एक ईयर अपेरेंट के बाद वो आगे आया और पॉलिटिक्स में बहुत साल उन्होंने मुख्यमंत्री थे। महिला मुख्यमंत्रियों से क्या होता है, अब दिल्ली में देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, पावर तो अमित शाह के पास होता है, वो तो साफ है। देखिए कितना दिन हुआ दिल्ली में, अभी तक केयर टेकर मुख्यमंत्री आतिशी अभी भी मुख्यमंत्री है, लेकिन यमुना के साफ सुथराई शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि मोदी जी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि भाई हम बात नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। इसलिए देखिए, जब शपथ ग्रहण होने के पहले ही यमुना की साफ सुथराई, ये नहीं कि आपने कुछ शुरू कर दिया कल यमुना पूरा साफ हो जाएगा, नहीं, 3 साल की प्लान की बात कर रहे हैं। लेकिन इंटेंट कहते हैं अंग्रेजी में, एक इंटेंट है कि हम साफ करना शुरू कर दिए। ये केजरीवाल कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। केजरीवाल ये भी कह सकते हैं कि यार बीजेपी भी कर सकती थी, लेकिन बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया। ये बस चलता रहेगा तू मैं। लेकिन हम महिला मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के पास अभी महिला मुख्यमंत्री कोई नहीं। आपने जैसे सही बताया, सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी कोई मुख्यमंत्री के एक सीएम मुख्यमंत्री नहीं बनाए। बीच में हमने देखा था किरण बेदी को दिल्ली में बीजेपी ने एक प्रोजेक्ट किया था, लेकिन वो हार जीत नहीं पाई। उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई थी दिल्ली में। तो जब केजरीवाल इस्तीफा दिया, उन्होंने बहुत केयरफुली आतिशी को सिलेक्ट किया, इसलिए कि दिल्ली के जो महिला वोटर है उनको इम्प्रेस करने के लिए। असली पावर तो केजरीवाल के पास ही था, वही मुख्यमंत्री थे डिफैक्टो। लेकिन वो जी। दिखाना चाहते थे, देख मैंने आपके लिए एक महिला मुख्यमंत्री लेके आया, मैं महिलाओं के लिए इतना स्कीम कर रहा हूँ, महिलाओं को बस के फ्री राइड दे रहा हूँ, मैं आपको पानी मुफ्त में दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में दे रहा हूँ। लेकिन ये जो महिला मुख्यमंत्री बनेगी, इनको पावर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जयललिता के पावर था, वो एब्सोल्यूट था, जी। उनको किसी से जी। पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दिल्ली के जो जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो पार्टी के लीडरशिप के नीचे ही काम करेंगे सीधा, बिकॉज एक तो दिल्ली है, तो हर जी। दिन तो मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी दिखेंगे आपको। और जी। जैसे हमने देखा अब यमुना का जो क्लीनिंग अप शुरू हो गया, अब दिल्ली के जो भी इश्यूज है, ये जो मुख्यमंत्री आएंगे उनको लगा दिया जाएगा उस काम पे। उनको कोई पॉलिटिक्स खेलने का टाइम मिलेगा ना कुछ। दूसरी बात है ग्रुपिज्म। अगर आप कहेंगे मेरे पास 10 एमएलए है, मुझे मुख्यमंत्री ना बनाए या मुझे अच्छा से पद ना दे, तो मैं 10 एमएलए को लेके पार्टी छोड़ दूंगा, वो थ्रेट हम्म। बीजेपी को नहीं है अभी। क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री है, उनका कोई बड़ा फॉलोइंग नहीं होगा उनके पीछे। एक हम्म। या दो एमएलए भी रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम्म। मुझे लग रहा है कि बीजेपी का स्ट्रैटेजी है कि एक नेशनल लेवल पे वो जो महिलाओं के बारे में इतना बात करते हैं, कोई आप जैसे लोग पूछ भी सकते हैं भाई आप इतना बात करते हैं, लेकिन आपके पास एक भी महिला मुख्यमंत्री बता दीजिए, वो कहेंगे नहीं। राजस्थान में वसुंधरा राजे आने वाले थे, लेकिन हम सबको पता है उनका पॉलिटिक्स अलग था, वो सेंट्रल हम्म। लीडरशिप के साथ ही लड़ गए थे, उसके लिए उनका हम्म। वहां से हटा दिया गया। हम्म। मुझे लग रहा है अच्छा संकेत है। देखते हैं, पता नहीं फिर आखिरी कल रामलीला में अगर किसी को गाड़ी में लाके उतारेंगे हमको, जब भी पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। नहीं तो आज रात तक तो पता होना चाहिए, क्योंकि सारे इनविटेशन भेजना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है। आप किस बात के लिए बुलाएंगे, किसकी शपथ ग्रहण हो रही है भाई, उनका नाम क्या है। जी। सुना है जी। 700 बस अरेंज की है, लेकिन वो बस में आने वाले लोग पूछेंगे मुख्यमंत्री कौन है। तो शायद आज शाम को मुझे लग रहा है 5 या 5:30 जब भी बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है, कोर ग्रुप है, वो बैठेंगे और वो एक नाम तय करेंगे, और शायद नाम तय भी हो गया अभी तक। जी। जी।
लेकिन सुरेश जी, आपने महिला मुख्यमंत्री के प्रोस्पेक्ट्स पर प्रकाश डाला। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे को छोड़ के ऐसी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। और जयललिता भारतीय जनता पार्टी से नहीं, ना ही कांग्रेस पार्टी से, वो उनकी अपनी रीजनल एआईडीएमके उनकी अपनी अलग पार्टी थी। वहीं आनंदीबेन पटेल भी गुजरात में बहुत कम समय के लिए गए, वो भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। वसुंधरा राजे एक अपवाद है जिन्होंने कार्यकाल भी पूरा किया और भारतीय जनता पार्टी को उसका विरोध भी सहना पड़ा, इसलिए आज वो बिल्कुल लूप से बाहर है। लेकिन मेरा मेरा एक आखिरी अंतिम सवाल यह है कि मान लीजिए महिला मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या वो विपक्ष की जो रणनीति है या केजरीवाल की भविष्य में जो रणनीति है आतिशी के माध्यम से, क्या वो महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उसे फेस कर पाएंगी, या एक पुरुष मुख्यमंत्री ही दिल्ली में ज्यादा एडजस्ट अच्छा करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आजकल तो सब लोग काम कर सकते हैं, पुरुष या महिला कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके पीछे जो पावर होता है, उनके जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है, वो क्या काम कर पाते हैं। वो अगर डेली हर दूसरा दिन वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से मिलेंगे यूनियन गवर्नमेंट में, वो मिलेंगे कॉमर्स सेक्रेटरी से, वो मिले रेवेन्यू सेक्रेटरी से, फंड्स रिलीज कराएंगे, ये चीज करना चाहिए। क्या आप देख रहे हैं कि दिल्ली में अगर आप सही कहेंगे लोकल लेवल पे काम चलता है तो एमसीडी में चलता है, दिल्ली गवर्नमेंट से ज्यादा। तो एमसीडी को भी अभी दिल्ली का अभी बीजेपी के हाथ में आने वाली है। आपके थोड़े काउंसलर्स बीजेपी की तरफ आ गए, तो जो पावर है वो एमसीडी वाले मांगेंगे। वो कहेंगे भाई नाला साफ करना है, रोड ठीक करना है, पैसे चाहिए। क्योंकि यही बात बीजेपी ने केजरीवाल पे ठोका था कि केजरीवाल कुछ भी नहीं किया दिल्ली के लिए। तो अभी बीजेपी को चांस मिला है कि एक कुछ करके दिखाएंगे, तो एक नया चेहरा को लाइए। और उनसे महिला भी हो तो थोड़ा एम्पति रहता है उनको कि महिला मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेंगे, तो महिलाएं यही कहेंगी। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो एक तरह से ऐसा ट्रम्प का पत्ता है जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जानते हैं। लेकिन दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई महिला मुख्यमंत्री देती है, तो उससे पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की 33% आरक्षण की बात करती है, वो उनका आर्गुमेंट भी जस्टिफाई हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी महिला संबंधित बिल भी ला चुकी है जिसको आने वाले समय में पेश किया जाएगा, वो उससे भी संबंधित हो सकता है। फिर महिला मुख्यमंत्री आने से जो ग्रुपिज्म का जो मसला रहता है, वो भी डिफ्यूज होकर चलता है। कुल मिलाकर देश दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हो या पुरुष हो गए, कमान तो नरेंद्र भाई और योगी आदित्यनाथ के आमीन अमित शाह के हाथ में ही रहे। रोहित जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एबीसी दर्शकों से निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सभी प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करते रहें, साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में निरंतर हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।